आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गी दे मौपासंग की लिखी हुई एक हॉरर स्टोरी, ली हॉरला। हॉरला का मतलब द आउटसाइडर। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। ये एक हॉरर स्टोरी है जहाँ एक अननोन नरेटर हमसे साझा करता है वो सारी घटनाएं जो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में उसके साथ घटी थीं और जिसने उसके जीवन को बदल के रख दिया था और उसे मौत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। पूरी कहानी डायरीज़ में लिखी एंट्री के आधार पे हमारे समक्ष आती हैं। पहली एंट्री 8 मई की है, जब लेखक अपने पुराने घर वापस लौटता है जहां उसका बचपन बीता था। यहां पे आके वो बहुत खुश है। मौसम खुशगवार है, मिट्टी की सौंधी खुशबू, चित परिचित फूलों की महक, थोड़ी ही दूर पर बहती हुई सीन नदी और उसमें आती जाती नाव। थोड़ी दूर पर एक चर्च है जहाँ से लगातार घंटी बजने की आवाज़ें आती हैं। एक खुशनुमा सी सुबह, लेखक लगभग 11 बजे कई नाव को नदी पर से गुजरते हुए देख रहा है। कुछ नाव पे लाल रंग के झंडे लहरा रहे हैं और कुछ नाव ब्राज़ील की हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं और लेखक उनको देख के बहुत खुश होता है और उन्हें सल्यूट करता है। 4 दिन के बाद लेखक को कुछ बुखार जैसा लग रहा है। उसकी तबीयत 4 दिनों से अच्छी नहीं है। वह चाह कर भी खुश नहीं रह पा रहा है। वह नदी के किनारे टहलने तो जाता है पर चाह कर भी गाना नहीं गुनगुना पा रहा। घर लौटते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मनहूस अदृश्य शक्ति उसका इंतज़ार कर रही हो, जैसे बहुत ठंडी हवा उसे छू के निकल जाती हो और उसके रोम रोम में घुसती चली जा रही हो और उसकी आत्मा को क्षीण करती जा रही हो। लेखक कहता है जो हमारे आसपास होता है, जो हम पे प्रभाव डालता है, हमारे मन पे, हमारे शरीर पर, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास हर वक्त रहती हो, उसे घूरती रहती हो, उसके कानों में फुसफुसाती हो और जब वह सो जाता हो तो उसके छाती पे बैठ के उसका गला दबा देती हो। लेखक रातों को अक्सर चौंक के उठ जाता है। वह चैन से सो नहीं पा रहा। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ भी उस पर अब असर नहीं कर रही। फिर एक दिन एक अजब सी घटना उसके साथ घटती है। रात को लेखक एक पानी का ग्लास और एक ग्लास में दूध अपने सिरहाने रख के सोता था। रात को जब उसे प्यास लगती है और वह पानी पीने उठता है तो वह ग्लास खाली होता है, दूध का भी और पानी का भी। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे याद क्यों नहीं आ रहा कि वो कब उठा, उसने पानी पिया, दूध पिया और वह सो गया। ये सिलसिला अब हर रात का बन जाता है। फिर लेखक एक दिन एक प्लान करता है। वह अपने हाथ पर कालिख लगा के सोता है। उसे लगता है कि अगर वह कालिख लगा के सोएगा और रात में उठकर ग्लास से दूध या पानी पिएगा तो वह कालिख उस ग्लास पर भी लग जाएगी। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि ग्लास पर कोई भी कालिख नहीं लगी और दूध और पानी उसमें कुछ भी नहीं है। उसे अब अकेले में डर लगने लगता है। जब भी वह पढ़ने बैठता था तो उसे ऐसा लगता कि पीछे से कोई उसके साथ साथ उसकी किताब पढ़ रहा हो। अक्सर उसके ड्रॉअर में रखा हुआ सामान भी उसे उथल पुथल नज़र आता। उसे रात को आवाज़ें आती जैसे किताबों के पन्ने कोई पलट रहा हो। फिर लेखक घबरा के कुछ दिनों के लिए पेरिस चला जाता है अपनी कज़न के पास। तब उसकी कज़न के यहाँ एक मित्र आई हुई थी उनकी, जो कि एक साइकेट्रिक डॉक्टर थी। वह लेखक को बताती हैं कि मनुष्य के दिमाग पे काबू पाना एक साइंस है। एक बार अगर मनुष्य के मस्तिष्क पे काबू में कर लिया जाए तो फिर वह वही करेगा जो आदमी उसे करने को कहेगा। लेकिन लेखक को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तब वह डॉक्टर उसे कहती हैं कि ठीक है, वह यह सम्मोहन की प्रक्रिया करके दिखाएंगी और वह डॉक्टर वह सम्मोहन की प्रक्रिया लेखक के कज़न के ऊपर करती हैं। लेखक के कज़न को वो एक विजिटिंग कार्ड दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो ये एक शीशे का टुकड़ा है। उसे वह सम्मोहन में ले लेती हैं और थोड़ी ही देर में लेखक की कज़न सो जाती है। सोने पे डॉक्टर उनसे कहती है कि तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे पति ने 5,000 पाउंड तुमसे लाने को कहे हैं। तुम उस आईने में देखो तुम्हें क्या दिखता है। तो वह कज़न कहती है कि उसे आईने में अपना कज़न यानी कि लेखक दिखाई दे रहा है। वह एक होटल के कमरे में रुका हुआ है। डॉक्टर कहती हैं उसे कज़न से कि अब तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे पति ने 5,000 पाउंड मांगे हैं।
उसके बाद वह उसे नींद से जगा देती हैं। लेखक देखता है कि जगने के बाद उसकी कज़न को कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन लेखक अपने रूम में होता है होटल के, जब उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है और उसकी कज़न उससे मिलने के लिए आती है। वह कुछ परेशान लग रही है। वह लेखक से कहती है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है और उसके पति ने 5,000 पाउंड उससे लाने को कहे हैं। लेखक जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वही सब कुछ वो कह रही थी जो डॉक्टर ने एक रात पहले उससे कहने को कहा था। यह अपनी कज़न को बहुत समझाता है कि तुम्हारे पति तो बहुत अमीर हैं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, तुम्हें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं। तब उसकी कज़न रोने लगती है। वह कहती है किसी भी तरह वह प्लीज़ उसकी मदद कर दे। लेखक से उसका रोना देखा नहीं जाता। वह कहता है कि ठीक है, शाम को वह उसके घर 5,000 पाउंड लेकर आ जाएगा। शाम होती है। डॉक्टर फिर से उसके कज़न का सम्मोहन करती है। इस बार डॉक्टर उसकी कज़न से कहती है कि अब तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे तुम्हारा कज़न तुम्हें कितनी बार भी पैसे देने का आग्रह करे, लेकिन तुम वो पैसे नहीं लोगी। और ऐसा ही होता है। कज़न जब नींद से जागती है और कज़न को लेखक पैसे देने लगता है, तो उसकी कज़न कहती है कि मैं तो अच्छे खासे अमीर घर से हूँ, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने तुमसे कभी भी पैसे नहीं मांगे। लेखक ये सब देख के आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ज़रूर उस पर भी किसी ने सम्मोहन ही किया होगा, उसके दिमाग को किसी ने काबू में कर लिया होगा और वो बेफालतू में ही डर रहा था कि कोई एंटिटी उसके साथ रह रही है, या कोई आत्मा है या कोई नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उसके दिमाग का भ्रम है। बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर और खुश होकर वह वापस उसी घर में लौटता है और 2-3 दिन उसका उस घर में बड़े अच्छे से गुजर जाता है। फिर एक दिन उसे किचन से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती हैं। लेखक जब किचन में जाता है तो सारे नौकर नौकरानियां आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। कुछ बहुत महंगे ग्लास थे जो एक नौकर ने रात में पोंछ के अलमारी में रखे थे, लेकिन सुबह वो सारे ग्लास टूटे हुए मिलते हैं। ये सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि आखिर ग्लास किसने तोड़े। लेखक इन सबको चुप कराता है और बाहर गार्डन में चला जाता है। जब लेखक गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि उसके ठीक बगल में जो क्यारी में गुलाब लगे हैं, उसमें से एक गुलाब की डंडी अचानक नीचे झुक जाती है और उसे साफ साफ रोशनी में दिखाई दे रहा था कि एक ट्रांसपेरेंट सा हाथ उस डंडियों को नीचे झुका रहा है। उसके बाद एक फूल उसमें से टूटता है। कुछ देर तक वह हवा में गार्डन में आगे आगे जाता है और उसके बाद ज़मीन पे गिर जाता है। लेखक जब ये सब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आज उसने उस एंटिटी को, उस ट्रांसपेरेंट एंटिटी को देख लिया था। लेखक भागकर लाइब्रेरी जाता है और वहाँ से बहुत सारी किताबें लेके आता है जो इन एंटिटीज़ के बारे में थी और साइंस कैसे समझाता है इनके होने का कारण। लेखक जब इन किताबों को पढ़ता है तब उसे ये लगता है कि ऐसी एंटिटीज़ जो हैं ये स्पेस से आई हुई एलियंस हैं, जिनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कई बार मनुष्यों के संग रहकर उनके हाव भाव देखती हैं, उनकी जीवन शैली देखती हैं। लेखक कुछ अन्य किताबों में भी पढ़ता है जो सुपर नेचुरल पार्ट्स के बारे में बातें कर रही थी। उन किताबों में लिखा था कि ब्राज़ील में इस समय बहुत सारे पिशाच मिल रहे हैं जो खून पी लेते हैं, जो ड्रैकुला कहलाते हैं, और ब्राज़ील के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो शहर छोड़ कर भाग रहे हैं। तब लेखक को अचानक वो सुबह याद आती है जब ब्राज़ील से बड़ी बड़ी 3 नाव उसने नदी में आते हुए देखी थी और उसने उन नाव को खुश होकर सल्यूट किया था। शायद उस नाव में भी कोई ऐसी ही नेगेटिव एंटिटी हो जो खुश होकर उस दिन लेखक के पास आ गई हो। लेखक को अब फिर से डर लगने लगता है। जब वो ये सब खबरें पढ़ रहा है तब उसे फिर से महसूस होता है कि उसके कान के बिल्कुल करीब आके कोई पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तब लेखक अचानक से उठता है। सामने अलमारी पे एक शीशा लगा हुआ था। उस शीशे में अक्स देख के लेखक बाहर जाया करता था, लेकिन उस रोज़ जब लेखक शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। वह ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर बांधने लगता है। उसे लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके कारण उसे शीशे में अपना अक्स दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से शीशा साफ हो जाता है और लेखक को अपना अक्स दिखाई देने लगता है। वह तेज़ी से दरवाज़ा बंद करता है और बाहर चला जाता है। वो कुछ कारीगर को बुला के लाता है। उसने सोचा था कि वो पूरे घर की खिड़की दरवाज़ों पे लोहे के शटर लगवा देगा, जिससे कि यह एंटिटी अंदर आ ही नहीं पाएगी। पूरे घर में दरवाज़ों की, खिड़कियों की नाप होती है और लोहे के शटर लगा दिए जाते हैं,
लेकिन तब भी वह एंटिटी इसका पीछा नहीं छोड़ती। अब लेखक अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे लगता है जैसे उसे इस एंटिटी का नाम पता है। रात को अक्सर वह कान में आके उसे अपना नाम बता के जाती है। तब उसके मुंह से अचानक निकलता है, होरला। हाँ, यही उसका नाम है, होरला, और किसी भी तरह वह होरला से छुटकारा पाके ही रहेगा। वह कमरे में बैठा था, सब खिड़कियां बंद थीं। अचानक वह देखता है कि वह जो होरला है वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके ट्रांसपेरेंट हाथ उसे दिखाई दे रहे हैं। यह धीमे से उठता है। उस वक्त रात हो चुकी थी और वह दरवाज़ा घर का बंद करके अपने कमरे का बाहर निकल जाता है। अब लेखक को ये पता है कि वह जो होरला है इस समय उसे कमरे में कैद है। या नीचे ड्राइंग रूम में जाता है और पूरे ज़मीन पर ये मिट्टी का तेल छिड़क देता है। उसके बाद ये आग लगा देता है अपने ही घर को और तेज़ी से बाहर निकल आता है। अब उसे लगता है कि जब घर जल के राख हो जाएगा तो एंटिटी जो फंस गई है, चाहे वो एलियन हो या कोई पिशाच हो या कोई नेगेटिव एनर्जी जो भी है, वो जल के खाक हो जाएगी इस घर के साथ। थोड़ी ही देर में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं, लेकिन यहाँ लेखक से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। रात को अचानक उसने घर में आग तो लगा दी, लेकिन घर में जो नौकर और जो नौकरानियाँ रह रहे थे उसने उन लोग को इन्फॉर्म ही नहीं किया, उन्हें बाहर ही नहीं निकाला। थोड़ी ही देर में इंसानों की चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। जब लेखक इंसानों की चीखने की आवाज़ें सुनता है तब उसे याद आता है कि 4 इंसान तो घर के अंदर ही रह गए। वह तेज़ी से अंदर की तरफ जाने का प्रयास करता है, लेकिन लपटें इतनी ऊंची थीं कि अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। तब वह आस पड़ोस में जाके मदद मांगता है। लोग मदद करने के लिए तो आते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। लेखक एक तरफ बहुत दुखी था अपने कृत्य पे और एक तरफ वह सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसे होरला से छुटकारा मिल गया। वह भी जल के राख हो गया। वह उस पत्थर पे बैठा है। तभी उसे अपने बगल में किसी के होने का एहसास होता है। वह होरला था। होरला अभी भी लेखक के साथ ही था। लेखक को अब कुछ भी समझ में नहीं आता और अंत में वह निश्चय करता है कि अब वह अपनी जान दे देगा, सुसाइड कर लेगा, तभी शायद इसे होरला से छुटकारा मिले। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यह एक ओपन एंडेड स्टोरी है। लेखक हमारे ऊपर डालता है कि उसने क्या किया होगा, नरेटर ने। क्या उसने होरला से पीछा छुड़ाने के लिए सुसाइड कर लिया होगा या फिर ज़िंदगी भर वो होरला के साथ ही रहा होगा। अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। कहानी ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। कहानी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जुड़े रहें, सुनते रहें ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।